Hello students of class 11th. Today we will discuss elasticity. This lecture 4. तो देखिए हमने आपको बता दिया कि किसी भी बॉडी की इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है और जो उसकी मजबूती को बताती है, और किसी बॉडी की इलास्टिसिटी हम नापते हैं इलास्टिक मॉडुलस के द्वारा। तो तीन प्रकार के इलास्टिक मॉडुलस होते हैं, इलास्टिसिटी मॉडुलस मॉडुली होते हैं, वाई, के और ईटा। ये तीनों बॉडी की इलास्टिसिटी बताते हैं। ये यंग्स मॉडुलस होता है जो ये बताता है कि किसी बॉडी की लेंथ को आप बदलेंगे तो वो कितनी मजबूती दिखाएगा। ये बल्क मॉडुलस होता है, इसको कुछ बुक्स में वी भी लिखा जाता है। ये बताता है किसी बॉडी का वॉल्यूम आप चेंज करेंगे तो वो कितना विरोध करेगी। और ये मॉडुलस का रिजिडिटी है ईटा, इसको जी भी लिखते हैं कुछ बुक्स में। और ये बताता है किसी वस्तु को आप काटेंगे या उसका शेप भी काटेंगे तो ये कितना विरोध करेगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो लैब में वाई कैसे निकालें ये आज आपको बताते हैं। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट थे सार्ल, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है सार्ल्स एपरेटस, तो वो हम आपको बताते हैं। उसका हम अभी डायग्राम भी, डिटर्मिनेशन ऑफ वाई ऑफ ए मेटल, किसी मेटल के वाई को कैसे निकालें, तो उसका डायग्राम जो है बुक में बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो उसको आप एक नज़र देख लीजिए, आप चाहे तो फोटो को रोक के अच्छे से देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे वो इंस्ट्रूमेंट होता है आपके लैब में लगा रहेगा। तो ये है सरल का एपरेटस, आप ध्यान से इसको देख लीजिए। मैं भी देखता हूँ कि फोटो अच्छे से आ जाए। ये इंस्ट्रूमेंट है, मुझे लगता है कि कायदे से क्लियर फोटो आ नहीं रही है, पर ठीक है, आपने एक अंदाजा देख लिया। देखिए इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसमें ऐसा आप समझिए कि छत से हम वायर लटका देते हैं। मान लीजिए हमको यंग्स मॉडुलस वाई निकालना है एल्यूमिनियम का, तो हम एल्यूमिनियम के दो वायर लेंगे एक जैसे और दोनों को छत से लटका देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे, उसमें एक अजीब सा डायग्राम में चौकोर। तो कुल मिलाकर ऐसा समझिए कि एक वायर में हम यहाँ पर वेट लटकाएंगे, ऐसा पेन रहेगा पलड़ा, और दूसरे में हम एक कुछ वेट लटका देंगे, जैसे कि उसको डेड वेट कहेंगे, मान लीजिए आधा किलो का, उसको लटका देंगे। और यहाँ पे ये जो पैन है ना, ये भी आधा किलो का है, तो मतलब ये दोनों मिलके बराबर है, बैलेंस्ड है। और अब अभी इस समय आप कह सकते हैं कि दोनों वायर पे बराबर लोड है, लोड में नहीं है। कुछ डेड वेट इसलिए रखते हैं कि अगर वेट नहीं रखेंगे तो आपने देखा होगा तार वगैरह अगर बिना वेट के तो ऐसे ऐसे हो जाता है, तो हो न जाए, थोड़ा सीधा रहे। तो ये ऐसा हो गया। फिर हम क्या करेंगे, ये कहलाता है SEARLE, सरल्स एपरेटस, साइंटिस्ट सरल ने बनाया था। तो हम इसमें क्या है कि 1 किलोग्राम लटका देंगे, फिर 2 किलोग्राम लटका देंगे, 3 किलोग्राम लटका देंगे, और लटका के तो ये वायर बढ़ता जाएगा, और इस वायर के कंपैरिजन में ऐसे बढ़ता जाएगा कि ये इंस्ट्रूमेंट जो होगा ऐसे हो जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर एक वर्नियर स्केल रहेगी, जिससे हम जान लेंगे कि वायर कितना बड़ा। मतलब ऐसा समझिए कि हमारे पास एक ऐसा आ जाएगा कि कितना हमने मांस लटकाया और कितना लंबाई बढ़ी। तो हमने ये 1 kg लटकाया, फिर देख लिया कि लंबाई कितनी बढ़ गई, इससे इसकी तुलना करेंगे कितना बढ़ गई। जैसे यही रहेगा, ये ऐसे नीचे आता जाएगा वजन के कारण, तो इसकी लंबाई कितनी बढ़ गई, मान लीजिए 0.1 सेंटीमीटर। फिर दूसरी बात, फिर 2 kg लटकाया, मास मतलब केजी में, और लंबाई 0.21 मान लीजिए बढ़ गई। ऐसे ही करते जाएंगे।
और बल्कि बढ़ते जाएंगे, मास बढ़ाते जाएंगे, लंबाई नापते जाएंगे कितना बड़ी है इंक्रीमेंटल लेंथ, और फिर मास कम करते जाएंगे। जैसे कि फिर 3 kg होगा, फिर 2 kg, फिर 1 kg, ऐसे वापस। तो क्या है, वो फिर वापस आ जाना चाहिए। जैसे 1 kg 0.1 आ जाना चाहिए। अगर 0.1 नहीं आया, 0.09 आया, तो दोनों का एवरेज निकालेंगे। तो हम ये देख लेंगे कितने kg में कितना बढ़े। हम चलते हैं फार्मूले पे। तो y इज इक्वल टू होता है FL अपॉन AL। तो यह मैंने कितना लोड लगाया, कितना फोर्स लगाया, तो वो यहाँ पे है mg, क्योंकि यम मास में लटकाया, और यह वायर की लंबाई को पहले नाप लेंगे, और अपन ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, जैसे वायर में से काटे तो ये जो एरिया है ये वाली वायर, तो वो वायर का डायमीटर निकाल लेंगे हम। जैसे वायर तो डायमीटर निकाल लेंगे, फिर आधा करके रेडियस निकाल लेंगे, और फिर रेडियस से फिर पाई आर स्क्वायर करके उसका एरिया निकालेंगे। और स्मॉल एल हमको पता ही है, हम इस फार्मूले से फिर निकाल सकते हैं वाई। तो अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग वाई अगर आएगा तो वो गड़बड़ है, क्योंकि एक ही मटेरियल है, एक ही वाई होना चाहिए। थोड़ा बहुत अलग अलग आएगा तो उसका एवरेज निकाल लेंगे। हल्का अलग हो सकता है वो एक्सपेरिमेंटल एरर के कारण। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट से हम निकाल सकते हैं वाई। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस आएगा, और यंग्स मॉडुलस सॉलिड भर में होता है, लिक्विड गैस में यंग्स मॉडुलस नहीं होता। यहां से कुछ लोग वाई की डेफिनेशन भी करते हैं, मेरे ख्याल से हमने कर दी होगी, फिर भी बता दूं कि अगर यहाँ यल इक्वल टू यल हो जाए, स्मॉल इंक्रीमेंट इन लेंथ और इनिशियल लेंथ दोनों बराबर हो जाए, तो वाई इक्वल टू वाई ये है। तो डेफिनेशन बनती है कि वाई इज ऑफ ए मटेरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट एफ वाई ए। एफ वाई ए मतलब स्ट्रेस विच मेक्स यल इक्वल टू यल, मींस विच इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ वायर बाय इक्वल टू इट्स इनिशियल लेंथ। मतलब कोई तार की लंबाई को 2 गुना कर दे, उतना बढ़ा दे जितनी वो जितना था, तो उसके लिए जितना स्ट्रेस आपको लगाना पड़ेगा वही वाई बताता है। ठीक है, अब इसमें ये वायर हम खींचते हैं या कोई भी वायर खींचते हैं तो हमें कितना काम करना पड़ता है। आइए इसका एक फार्मूला ले लें, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर, वायर को खींचने में कितना वर्क हुआ। तो देखिए, जब भी वायर खींचते हैं, जैसे मान लीजिए छत से एक वायर लटका हुआ है और इसकी लेंथ मान लीजिए L है, और हमने उसको खींचा या फोर्स लगा के, तो हमने देखा तो उसकी लेंथ बढ़ गई। मान लीजिए लेंथ इतनी बढ़ गई, इतनी स्मॉल है, तो आइए देखें उसके ऊपर कितना वर्क हुआ। तो वर्क होता है, आप जानते हैं एफ डी कॉस थीटा, कितना फोर्स लगाया और कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि आप अगर देखें तो वायर किसी चीज में आप फोर्स लगाते हैं तो वो कितना डिस्प्लेस हो जाती है, वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने फोर्स लगाया तो जो वायर है वो डिस्प्लेस हुआ, लेकिन वायर का केवल ये किनारा डिस्प्लेस हुआ, वो वही है ऊपर वाला। देखिए, डिस्प्लेसमेंट एल तब होगा जब ऐसे को डिस्प्लेस है, ऐसे वो क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेस हो रहा, ऊपर वाला वही है। तो वास्तव में क्या होगा कि ये जो फाइबर है, ये जो पार्टिकल है, वो खिसक के यहाँ आ गए हैं लोड के कारण, और उसके ऊपर वाले पार्टिकल जैसे ये वाला यहाँ आ गया, तो ये वाला जरूर यहाँ आ गया होगा, ये वाला यहाँ आ गया होगा, ये वाला वहीं होगा, और ये वाला अपनी जगह पे। अब देख रहे हैं कि क्रम से जो एक्सटेंशन है वो कम होता जा रहा है, तो एक एवरेज एक्सटेंशन ले लें। यहाँ वाला सबसे ज्यादा हुआ स्मॉल एल, और यहाँ वाला सबसे कम हुआ 0, तो दोनों का एवरेज ले लीजिए। ये एवरेज एक्सटेंशन से आ गया कि वायर कितना बढ़ा। तो ये देखिए FL/2 ये आ गया वर्क डन, जहां L जो है एक्सटेंशन है, ये वायर पे किया गया वर्क हो गया। तो जब हम किसी की वर्क करते हैं तो हमारी एनर्जी खर्च होती है, और वो एनर्जी जाके उसी मटेरियल में स्टोर हो जाती है। तो हम अगर किसी वायर खींचे हुए हैं तो हमारी एनर्जी उसी वायर में स्टोर्ड है। अब अगर ये हमारा फोर्स इलास्टिक लिमिट के अंदर है तो हमारी एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगी, छोड़ेंगे तो वापस आ जाएगा। और अगर ये इलास्टिक लिमिट से ज्यादा हो चुका है तो ये हीट के रूप में स्टोर हो गई होगी, तार कुछ गर्म हो गया होगा और उतना वो वायर लौटेगा नहीं,
क्योंकि आप जानते हैं कि इलास्टिक लिमिट से ज्यादा अगर हम किसी चीज को खींच लें तो वो फिर उतना नहीं लौटता, पूरी तरह से वापस नहीं आता। तो यहाँ पर कई बार ऐसे पूछते हैं व्हाट इज वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर, वायर पे कितना वर्क हुआ है FL/2। अच्छा एक और कर सकते हैं, एल का फार्मूला भी निकाल सकते हैं। इससे आगे बढ़े तो y इज इक्वल टू F कैपिटल L अपॉन A स्मॉल l। तो यहाँ से स्मॉल l हम निकाल सकते हैं कैसे, l यहाँ लाए तो Ly, फिर y नीचे ले गए, ये आ गया FL अपॉन A y। इसको रख देंगे तो वर्क डन आ जाएगा FL/2, तो F और L आ जाएगा, L मतलब ये, तो FL/AY और 2 है, ये हो जाएगा F²L/2A। ठीक, यहाँ पे मैं प्रकार के क्वेश्चंस भी निकाल सकते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। बस एक फॉर्मूला और निकाल लें, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर। तो वर्क डन हो गया अपन वॉल्यूम, तो ये आ गया वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। आओ इसे हम स्मॉल नंबर कहेंगे, कुछ लोग इसको रेजिलियंस भी कहते हैं, कुछ लोग तो टोटल वर्क को भी रेजिलियंस कहते हैं। तो वर्क डन FL/2, और ये V जो है वो वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है वायर का। इस वायर का वॉल्यूम ये कैसे निकालेंगे, खींचने के पहले वॉल्यूम, खींचने के बाद में बहुत फर्क नहीं है, थोड़ा सा है। तो वॉल्यूम होता है वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू लेंथ, वॉल्यूम हो जाएगा AL। अगर आप गौर करें तो F अपॉन A हो जाएगा स्ट्रेस और L अपॉन L हो जाएगा स्ट्रेन। अब एक और फॉर्मूला बनता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है वो होता है Y, तो यहां से स्ट्रेस आ जाएगा Y इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की जगह आप ये फॉर्मूला रख सकते हैं, तो स्मॉल w आ जाएगा हाफ स्ट्रेस का मतलब y इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन और आ गया तो ये हो गया हाफ y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। इस तरह के फॉर्मूले आप निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया, आप चाहते तो स्ट्रेस में कन्वर्ट कर सकते थे, y और स्ट्रेस आ जाए। तो ये जो हम खींचते हैं जिससे वर्क होता है। एक और क्वेश्चन हम ले सकते हैं, का सवाल बड़े अच्छे हैं कि हमारे पास एक ही मटेरियल के बहुत सारे वायर है, ये छत से लटकाए हैं, ये छत है, ये वायर हमने लटका दिया, ये दूसरा वायर लटका दिया, कोई पतला है कोई मोटा है, लेकिन जो पतला है वो सब जगह पतला, ऐसा नहीं कि पतला है तो थोड़ा मोटा है नीचे, फिर कोई ज्यादा मोटा है, तो मान लेते हैं इसकी लेंथ है 1, इसकी लेंथ है 1.5, ठीक है, इसकी लेंथ है 1, इसकी लेंथ है 2। अब इसका रेडियस है मान लीजिए 2 मिलीमीटर, इसका रेडियस है 1 मिलीमीटर, इसका रेडियस है 3 मिलीमीटर और इसका रेडियस है 1 मिलीमीटर। अब हमने सभी को इक्वल फोर्स से खींच लिया। अब पूछते हैं स्मॉल एल किसका ज्यादा होगा। सभी का मटेरियल एक ही है, सब टाइम्स मॉडुलस y है, तो 4 क्वेश्चन लिख लेते हैं कि 4 वायर्स आर ऑफ सेम सबस्टेंस। सबको सेम फोर्स से खींचा गया। These are pulled by
same force F, which will show maximum extension। ये क्वेश्चन आइए इसको सॉल्व कर देते हैं कि कौन सा है सबसे ज्यादा एक्सटेंशन दिखाएगा। ये मीटर मतलब यूनिट मीटर में कौन सा वायर सबसे ज्यादा खींचेगा। हालांकि कई लोग अंदाजे से ऐसे ही बता सकते हैं कि भाई ये पतला, अब ये दोनों एक ही जैसे हैं, बराबर मोटे हैं, तो ज्यादा खींचो ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन इनमें भी है तो थोड़ा सा आप चाहें तो लंबाई अपने से थोड़ा और चेंज कर लें। मान लीजिए इसका रेडियस हमने कर दिया 1.5 मिलीमीटर, लेंथ मीटर में है। थोड़ा सा क्वेश्चन में कठिनाई डालने के लिए ऐसा नहीं कि आप देखते नहीं बता दें। तो देखिए फॉर्मूले पे चलते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं y इज इक्वल टू f कैपिटल L अपॉन स्मॉल l, तो L आ जाएगा fl बाई a y। ठीक है, fl बाई a y, तो स्मॉल l इज इक्वल टू f l लंबाई मन कितनी थी पर a पाई r स्क्वायर। देखिए सबका f सेम है, सबका y सेम है, पाई सेम है, तो जाहिर है कि जिसका l बाई आर स्क्वायर ज्यादा होगा उसका स्मॉल l ज्यादा होगा। अब आइए देख लेते हैं, इसका नंबर 1 रख देते हैं, इसका 2, इसका 3, इसका 4, तो ये कितना बढ़ा, तो मान लीजिए हमने कहा L1 बढ़ा, ये L2 बढ़ा, ये L3 बढ़ा, या L4 बढ़ा, तो L1 कितना बढ़ेगा, ये प्रोपोर्शनल इस चीज को मान लेते हैं कि कुछ कांस्टेंट है। मान लीजिए कि f अपॉन पाई y, मान लेते हैं ये k, तो ये तो k हो गया, तो k l, ये k हो गया, तो k l अपॉन r स्क्वायर। f पान पाई y को k मान लिया, तो k l बाई r स्क्वायर हो गया स्मॉल। तो पहले केस में k तो वही रहेगा हर केस में, कैपिटल l अलग है, कैपिटल 1 है, अपॉन r स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ये सभी मीटर में है, ये मिलीमीटर में है, तो आप ऐसा लोग इसको मीटर रख दिए, तो मीटर रख दिए, पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/4 एक्सटेंशन आ गया पहला केस। L2 कितना होगा, उसी प्रकार से k l यानी इसकी लंबाई 1.4 अपॉन इसका स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो मतलब 1.4 k, और ये देखिए ये 0.25 k है, इतना बढ़ेगा, ये 1.5 k बढ़ेगा। ठीक है, और L3 तीसरा केस देखते हैं कि इनिशियल लेंथ 1/9, ये आ गया k/9, मतलब काफी कम है, मैंने 0.1 k। L4 चौथे केस में होगा k इंटू 2 अपॉन 1.5 का स्क्वायर मतलब 2.25, तो ये कट गया, तो ये k आ गया k बाई 1.1. अब अगर देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा यही वाला दिख रहा है, ये तो 1k अपन कुछ है, 0.1 k है, काफी कम है, तो यही सबसे ज्यादा बढ़ेगा। यही आंसर है कि जो सेकंड केस होगा वो सबसे ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने सवाल लगा सकते हैं। तो अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ग्राफ खींचे तो कैसा ग्राफ आएगा,
तो अगर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है, जैसे किसी इलास्टिक मटेरियल के लिए, तो प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। तो आइए ग्राफ ड्रा करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन का। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। तो आइए स्टील के वायर के लिए ये ग्राफ खींचते हैं। आप स्टील वायर ले लेंगे और उसकी लेंथ को उसको फोर्स लगाते जाएंगे, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा और स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा। तो ग्राफ इस टाइप का आएगा कि ऐसे। तो क्या होगा, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा ए, ये दूसरा पॉइंट आएगा बी जो इंपॉर्टेंट होंगे, फिर सी, और ये जो सबसे मान लो आगे बढ़ के ये थोड़ा सा और टॉप पे गया, फिर सबसे ज्यादा डी और सबसे ज्यादा कम ये, उसके बाद ई, और यहाँ हमने ले लिया स्ट्रेन और यहाँ स्ट्रेस। तो आप देख रहे हैं यहाँ से पैरेलल चल रहा है, कि पॉइंट ओ है, ओ से ए तक दोनों स्ट्रेट लाइन है, मतलब उसको अपन ए को बोल सकते हैं कि ए क्या है, ए है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, मतलब वहां तक दोनों प्रोपोर्शनल है। बी को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, मतलब होता क्या है वहां, इलास्टिक लिमिट क्या है, किसी चीज की इलास्टिक लिमिट वो फोर्स है कि जिससे हुआ डिफॉर्मेशन फोर्स हटाने पर पूरी तरह वापस लौट आए, तो ये इलास्टिक लिमिट हो गई। और फिर यहां से यहां की बात है, ये पूरा जो यहां से यहाँ का रीजन है बी से ई का, वो कहलाता है इनइलास्टिक या प्लास्टिक रीजन। और ये सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस होता है इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। और ये ई जो होता है यहाँ पे आके चीज टूट जाती है, वायर टूट जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। अब अगर मान लीजिए कि अब किसी पॉइंट पर देखें तो ये स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस है, तो स्ट्रेन इतना है, स्ट्रेस इतना, तो और वाई होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन आएगा। अब अगर दूसरा ग्राफ ऐसा रहा होता तो उसमें क्या होता कि इस पॉइंट पर देखते तो स्ट्रेस वही है लेकिन स्ट्रेन कम होता, मतलब वाई ज्यादा होता। तो जो ग्राफ ज्यादा खड़ा रहेगा उसका वाई ज्यादा है, इसका वाई कम हो, मतलब ज्यादा मजबूत है, तो ये कम मजबूत है। ठीक है, तो इन बातों का अच्छे से ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्वेश्चन ये है कि आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कितने डायमेंशनल फार्मूले बताए। तो ऑप्शन 1 है 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 है 3 और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगले 6वें लेक्चर में हम होम इम्पोर्टेंट चीज़ें लेंगे, आप देखिए।